Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप। हम कवर कर रहे हैं भारत में शासन प्रणाली, जिसमें हम आज एक बेहतर टॉपिक पर पहुंचे हैं जिसे कहा जाता है सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को समझने के लिए हमें काफ़ी टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। 5 ये टॉपिक है। पूरे सुशासन को अगर हम डिवाइड करें तो अर्थ समझना पड़ेगा, अवधारणाएं क्या है, भारत में किस प्रकार का सुशासन लागू है, अगर है यहाँ पर सुशासन तो किस प्रकार का है, अगर नहीं है तो हम क्या सुझाव दे सकते हैं, सुशासन की क्या विशेषताएं हैं और बाध्यताएं, ये सब टॉपिक को हम कवर करेंगे तो हम बेहतर तरीके से सुशासन को समझ पाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने लोकतांत्रिक नौकरशाही के बारे में जाना था। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। अब अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। शासन समझ लिया था, शासन का दर्शन समझ लिया था, विधिक नौकरशाही समझ ली थी, लोकतांत्रिक नौकरशाही समझ ली थी, नौकरशाही की आवश्यकता क्यों है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम सुशासन को बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसे हासिल करना हमारा लक्ष्य है। अगर बेहतर सुशासन होगा तो कार्यप्रणाली बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगी। हम लोगों के हितों का और सुखों का ध्यान रख पाएंगे। ओके, इन सब चीज़ों के लिए सुशासन पढ़ना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अर्थ को समझना है अपने समझते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है तो वीडियो शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। आपके लाइक करने और आपके शेयर करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन की वजह से ही मैं बेहतर वीडियो ला पाती हूँ। ठीक है, चाहे व्यूज़ बिल्कुल कम आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यूज़ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों तक, जितने लोगों तक ये पहुँच पा रहा है, मुझे खुशी होती है। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं कुछ प्रोवाइड कर पा रही हूँ। ठीक है, कुछ प्रोवाइड कर पा रही हूँ। ठीक है, इससे खुद को ही संतुष्टि हो जाती है। इतना ही मेरे लिए काफ़ी इनफ है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेहतर तरीके से और बेहतर कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा और आपके एग्ज़ाम के बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कोई फालतू का कंटेंट उठा के नहीं लाएंगे, कोई किताबों की लाइन नहीं लाएंगे जो आपको पता ही ना चले कि पढ़ लिया है, टाइम वेस्ट हो गया है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। वही टॉपिक पढ़ेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आएगी और जिससे हम अपने एग्ज़ाम के आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन ले आती हूँ साथ में ही। ठीक है, टॉपिक के साथ में जो क्वेश्चन होता है वो साथ के साथ अपने क्वेश्चन ढूंढ के ले आते हैं और अपने कोशिश करते हैं ताकि हम अपना आंसर लिख पाएँ। ठीक है, आंसर राइटिंग कहा जाता है कि प्रिपरेशन के बाद में करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेहतर तरीके से तो हम समझ ही पा रहे हैं। ओके, लाइक करना मत भूलना। समझते हैं अर्थ को। देखिए, सुशासन का अर्थ क्या होता है। सुशासन हमारी पूरे प्रशासन का भाग होता है। ठीक है, प्रशासन चलता है कैसे, विधि के आधार पर। देखो, विधि के आधार पर तो शासन चल रहा है, लेकिन विधि के साथ साथ में भागीदारी होना जरूरी है, सहमति मूलकता होना जरूरी है सभी के बीच में। ठीक है, उत्तरदायित्व होना जरूरी है। जहां पर उत्तरदायित्व है, भागीदारी है, सहमति है, पारदर्शिता है, अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रिस्पॉन्स देने वाला काम है, यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, प्रभाविता है, दक्षता है, ये सारी चीजें जिस प्रशासन के अंदर शामिल है उसी प्रशासन को हम कहते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस। क्लियर है, भागीदारी, सहमति मूलकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, प्रभाविता, दक्षता, ये सारी चीजें अगर शामिल हैं तो उस प्रशासन को हम कहेंगे सुशासन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या वर्ड है। ये वर्ड जो है, ये टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियाँ बेस्ट तरीके की होनी चाहिए हमारे पास में, तभी हमारा आंसर जो है वो अफेक्ट करेगा देखने वाले को, समझने वाले को। कम शब्दों में बेहतर लिखना हम इन शब्दों से ही सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं, तो वो बहुत ही इतना अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर आपके पास में अफेक्ट करने वाली वर्डिंग है तो आप आंसर को बेहतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन एक एक शब्द को, भागीदारी, सहमति मूलकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, प्रभाविता और दक्षता, इन सब टॉपिक्स को हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि यही क्या है, विशेषताएं हैं। सुशासन की विशेषताएं हैं, ये क्वालिटीज है। ठीक है, जिस प्रशासन के अंदर ये क्वालिटीज है वही प्रशासन तो गुड गवर्नेंस है ना। तो इन सारी चीजों को भी हमें अलग से देखना पड़ेगा, तो आप इसकी डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। विधि के शासन के साथ में भागीदारी, सहमति मूलकता, उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता, पारदर्शिता, प्रभाविता और दक्षता,
ये सारी चीज़ें जिस प्रशासन में शामिल है उसे कहा जाता है सुशासन। आई होप समझ आ गया होगा। अवधारणाएं क्या है? देखिए, सभी के लिए सुशासन अलग होगा। देखिए, अगर हम पुराने ज़माने में चले जाएं, ठीक है, पुराने टाइम में हम चले गए जहाँ पर लोग वेद पढ़ रहे हैं, जहाँ पे लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, धार्मिक किताबों को महत्व दे रहे हैं, हम उस टाइम में चले गए, वहाँ पर जाके हम कहेंगे कि विज्ञान से संबंधित किताबें पढ़ो, तो उनके लिए क्या वो गवर्नेंस कोड होगी? नहीं होगी। वो कहेंगे जो धार्मिक किताबों को जो संरक्षण देना है, जो उसको आगे उसको कंट्रोल कर रहा है और उसी को है ना आगे लेके जा रहा है, तो वो उसे गुड गवर्नेंस कहेंगे। उनके हिसाब से ये गुड गवर्नेंस है। ठीक है, हम चले गए व्यापारियों के समाज में। अब व्यापारियों को जो शासन बेनिफिट दे रहा है, तो उन व्यापारियों के लिए तो वो गुड गवर्नेंस होगा। ठीक है, अगर हम समतावादी समाज में चले गए जहां पर लोग कह रहे हैं कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है, और वहां पर अगर समान अवसर लागू करने वाला शासन है, तो उन लोगों के लिए वो सुशासन होगा। समझ आ रही है आपको बात? अगर मान लीजिए हम चले गए ऐसे समाज में जहां पर कहा जाता है कि चोरी डकैती करना पाप है, ठीक है, और सरकार कर रही है कि नहीं चोरी डकैती करो, तो वो समाज क्या कहेगा कि ये तो सुशासन वाला काम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है। और जहां पर कहा जाए कि चोरी डकैती नहीं करनी है और सरकार भी उसके लिए काम करे, लोगों की सुख समृद्धि के लिए काम करे, सरकार अपना रिस्पॉन्स दे, ठीक है, सरकार वहां पर अपने काम का पूरा ब्यौरा दे, लोगों को बताए, ठीक है, वो क्या होगा? सुशासन होगा उन लोगों के लिए। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ होगा, आ गया होगा कि समाज के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस तरीके का समाज होगा उसी तरीके की वहां की अगर सरकार है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? सुशासन कहेंगे। अलग अलग समाज के लिए अलग अलग अवधारणाएं होती है, जैसे कि हम अब पढ़ ओके। व्यक्तिवादी अवधारणा जो होती है ये पूंजीवादी अवधारणा जैसी होती है, ठीक है, पूंजीवादी। जो सरकार पूंजीवाद को ज्यादा प्रोटेक्शन देगी, बढ़ावा देगी, वही सरकार अच्छी है और वही सुशासन है, ठीक है। व्यक्तिवादी अवधारणा ये कहती है। व्यक्तिवादी अवधारणा जो होती है पूंजीवादी अवधारणा की जैसी होती है। इस अवधारणा के तहत प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, विश्व दृष्टि पर प्रतिबंध नहीं हो रहा, यानी जो कंपनी जितना ज्यादा फैल रही है उसे फैलने दो, जितना ज्यादा आगे बढ़ रही है उसको बढ़ने दो, रोको मत, रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। न्यूनतम सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। विकेंद्रीकरण नियोजन, अकेली सरकार नियोजन ना करे, ठीक है, सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, कुछ पूंजीवादियों के हाथ में भी होना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर पाए। चलनी सिद्धांत पर आधारित ये जो विचार होते हैं, जब इन पर अपने गौर करते हैं, इसको समझते हैं, तो ये एक अवधारणा लेके आती है जिस अवधारणा को हम व्यक्तिवादी अवधारणा कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवादी अवधारणा के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं जिसको हमने देखा। प्रतिस्पर्धा, विश्व दृष्टि पर प्रतिबंध नहीं होना, न्यूनतम सरकार, विकेंद्रीकरण नियोजन, छलनी सिद्धांत। देखिए, प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है जहां पर पूंजीवादी अवधारणा की हम बात करेंगे वहां पर कंपटीशन की बात की जाएगी, ठीक है, कंपटीशन की बात की जाएगी जब कंपटीशन को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। ऐसी अवधारणा पूंजीवादी व्यक्तिवादी अवधारणा होती है। कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा संसाधन है वो आगे चलता रहेगा और जिसके पास में पीछे रह गए वो पीछे ही रहता जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझिए, प्रतिस्पर्धा क्लियर है, प्रतिस्पर्धा करो, अगर आप जीतते हैं तो आप आगे आएंगे, अगर आप पीछे रह जाते हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये है व्यक्तिवादी अवधारणा। अगर इस तरीके की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा सरकार देती है तो वो सरकार क्या होगी? वो शासन क्या होगा? सुशासन होगा। आई होप प्रतिस्पर्धा आप समझ गए होंगे। विश्व दृष्टि पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवादी अवधारणा का मानना है कि जब कोई व्यक्ति या फिर जब कोई पूंजीवादी या फिर जब कोई कंपनी या बाजार विश्व के कोने में फैल रहा है, अगर वो बढ़ता जा रहा है तो उसे बढ़ता जाने दीजिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। अगर आप कहते हैं कि टैक्स पे कीजिए, अगर वो टैक्स ही पे करता रह जाएगा तो भाई वो खुद का क्या बढ़ावा करेगा? वो खुद का विकास कैसे करेगा? आप व्यक्तिवादी विकास पर ध्यान दीजिए। अगर व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा तभी तो वो दूसरों को आगे ले जाएगा, ठीक है। सरकार का जो इंटरफेयर होना चाहिए वो बिल्कुल कम होना चाहिए, सरकार को इंटरफेयर कम करना चाहिए। अगर सरकार कम इंटरफेयर करती है तो
जो कंपनी है या जो बाजार है वो और ज़्यादा विकसित होगा, जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर मूल देश को ही फायदा होगा। ये कहती है व्यक्तिवादी अवधारणा। विकेंद्रीकरण नियोजन होना चाहिए। विकेंद्रीकरण नियोजन यानी कि सरकार अगर कोई नीतियां बनाती है तो अकेला सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी तो उसका फायदा क्या है नियोजन का। इसीलिए विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, जहां पर निजीकरण को भी थोड़ा अधिकार मिले। क्लियर है। छलनी सिद्धांत पर आधारित विचार। छलनी सिद्धांत यानी कि देखिए, छलनी इस तरीके से होती है, इसमें छोटे छोटे डैश होते हैं। ठीक है, इस तरीके से छलनी बना दी है, आप समझ लेना। ठीक है, अब ये जो छेद हैं उनका मानना है कि जब कोई पूंजीवादी है, जब वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब वो आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ये नीचे से क्या है, छन छन के जो निकलेगा ना, ये लोगों का विकास करना होगा। ठीक है, जो लोग अगर इसके अंदर और ज़्यादा अगर हम नियोजन करते हैं, अगर और ज़्यादा इसके अंदर प्रभाव डालते हैं, यानी अगर और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो जो पिछड़े हुए लोग हैं वो तो अपने आप ही ऊपर आते रहेंगे। कहने की बात ये है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, जब देखो एक बड़ा व्यक्ति है, बड़ी कंपनी है, वो आगे बढ़ती जा रही है, और वो जब अपना इन्वेस्ट देश में करती है तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से बाकी के जो पिछड़े हुए लोग हैं वो भी आगे आ पाएंगे। ये कहने की बात है छलनी सिद्धांत। यानी जब यहाँ से जब कंपनी ऊपर चली जाएगी तो कुछ लोग जो पीछे रह जाएंगे वो छलनी के आधार पर जब नीचे आएंगे ना, छन जाएंगे, यानी मोटा मोटा जो बिल्कुल बारीक है वो तो निकल जाएंगे, और मोटे मोटे जो आएंगे वो कौन रह जाएगा छलनी के अंदर, जो बेहतर कंपटीशन कर पाएगा। ठीक है, जो बेहतर कंपटीशन कर रहा है वो छलनी के अंदर आ जाएगा, और जो बाहर निकल रहे हैं वो अपना विकास कर पाएंगे। ये है छलनी सिद्धांत। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा कि अवधारणा जो है पूंजीवादी अवधारणा के अनुकूल है। इसके तहत कहा जाता है कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए, कहीं पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सरकार कम होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों से लोग कहेंगे हमें प्रॉफिट हो, मुझे मेरा फ़ायदा हो, मैं इतने का सामान बेचूं और मैं इतना सस्ता बेचूं। इससे क्या होगा, इससे भूख पैदा होगी, पैसे की, नैतिकता का अभाव होने लग जाएगा। लोगों के अंदर ये नहीं सोचेंगे कि ये जो दूध है अगर मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी का होगा तो मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, लेकिन वो क्या करेगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी का उसे चाहिए तो उसे और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा उसके लिए, पर वो पैसा लगाना नहीं चाहता, तो भाई उसने दूध में पानी मिला दिया, क्वांटिटी बढ़ गई दूध की, और वही वो लोगों को बेच रहा है। पर वो ये नहीं सोच रहा है कि वो दूध हो सकता है किसी घर में जाके कोई बच्चा पी रहा है, ठीक है, किसी का बुजुर्ग पी रहा है जो बीमार है, जिसे डॉक्टर ने कहा है आप दूध पीजिए। ठीक है, दूध की वजह से आपकी बॉडी में थोड़ी स्ट्रांगनेस आएगी, लेकिन दूध आ कैसे रहा है, पानी से मिलावट किया हुआ। लो, इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन के चक्कर में नैतिकता को खोती जा रही है ये अवधारणा। ठीक है, इसी अवधारणा के अपोजिट आती है कल्याणकारी अवधारणा। कल्याणकारी अवधारणा का मानना है कि लोगों में नैतिकता के अभाव से समाज के अंदर जो बीमारियां आई हैं ना, समाज में जितनी बीमारियां हैं, जैसे अगर अपने कहें समाज के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, एक तो असमानता की बात हो गई, गरीबी हो गई, ठीक है, और ये जो चिकित्सा का अभाव है, शिक्षा की कमी है, ये जो सारी प्रॉब्लम आई है ना, ये सारी प्रॉब्लम आई है कंपटीशन की वजह से, नैतिकता की वजह से। लोग खुद पढ़ लेते हैं कि हम पढ़ लें, लेकिन अपना ज्ञान किसी को देना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, आप प्राइवेट सेक्टर को इतनी महत्वता दे रहे हो, तो गवर्नमेंट स्कूल कहाँ जाए। गवर्नमेंट स्कूल में जो जा रहे हैं उनकी आप सिचुएशन देखिए, ठीक है, पढ़ लिख के प्राइवेट सेक्टर में चलो आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आप जिस क्षेत्र के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो अगर बेहतर आपका बच्चा बन गया है तो आप एटलीस्ट उसे देश के लिए काम करने दीजिए, लेकिन वो तो बाहर भेज रहे हैं। दुनिया भर की बीमारियां ये कंपटीशन की वजह से आ चुकी हैं। समाज में असहिष्णुता हो चुकी है, आर्थिक नियंत्रण
बिल्कुल कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ठीक है, अनियंत्रण हो चुका है, अनियमितता हो चुकी है, भ्रष्टाचार जैसी बीमारियां आ चुकी है। इसकी सारी जो वजह है ना, वो सारी की सारी वजह है व्यक्तिवादी अवधारणा, ठीक है। इसकी वजह से जो वास्तविक राजनीति है, राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र के कुछ समाज के लोग होते हैं जो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आगे आते हैं और वो आगे चलकर राजनीतिक दल बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बहुत पैसों में देखते हैं कि यहाँ पर पैसे है, अच्छा खासा हमारे पास में इनकम का सोर्स है, तो वो अपनी जो मूल भावना होती है उसे भटक जाते हैं। और क्या हो पाता है, कोई उनकी मांगे और कोई उनकी प्रॉब्लम्स जो वो सरकार को बताने आते हैं वो तो भूल ही जाते हैं, पिछड़ ही जाती है। तो जो वास्तविक जो राजनीति है उसका पतन हो चुका है, ये कंपटीशन के चक्कर में, ये दक्षता के चक्कर में, सॉरी दक्षता के चक्कर में नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, पूंजीवादी के चक्कर में। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि कल्याणकारी अवधारणा का मानना है कि लोगों में नैतिकता का अभाव आ गया, समाज में जितनी बीमारियां हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों को इसने जन्म दिया है, नैतिकता के अभाव ने। भूख पैदा हो गई है लोगों के अंदर। भूख कैसे, अब इसका अपने बात करें, अपने केदारनाथ जब बाढ़ आई थी, आपको पता ही है, उस वक्त आप मानेंगे नहीं, वाटर, पानी की जो बोतल है ना, 800 रुपये पानी की बोतल दी जा रही थी, 800 रुपये पानी की बोतल। आप समझ सकते हैं कि लोग इतने परेशान उस वक्त, किसी को अपना परिवार का सदस्य नहीं मिल रहा है, किसी की मृत्यु हो चुकी है और कोई किस कंडीशन में है, इस बात को कोई नहीं समझ रहा है। 800 रुपये बोतल पानी की दी जा रही है। आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये कॉम्पिटिशन है, नैतिकता का अभाव है, भूख पैदा कर दी है लोगों के अंदर। इन सबको कंट्रोल करने के लिए, नैतिकता को लाने के लिए चाहिए कि समानता को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। पूर्ण रोजगार की अवधारणा होनी चाहिए। पूर्ण रोजगार आएगा कहाँ से? देखो, या तो राज्य लेके आए या तो सरकारें रोजगार लेके आए, ठीक है, सरकार रोजगार लेकर आए। लेकिन सरकार कितना रोजगार लेकर आएगी? जो भी नियोजन सरकार कर रही है उस नियोजन का विकेंद्रीकरण किया जाए, ठीक है, विकेंद्रीकरण किया जाए। जब विकेंद्रीकरण किया जाएगा, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन निजीकरण को बढ़ावा कैसे दिया जाए? सरकार के कंट्रोल के अधीन, ठीक है, सरकार के कंट्रोल में। अगर निजीकरण है, इससे भी बेहतर है स्वरोजगार, ठीक है, स्वरोजगार और भी बेहतर है, ठीक है। नियोजन को अगर विकेंद्रीकरण अगर और भी बढ़ाएंगे तो ये जो दो टॉपिक है ये बाहर आते हैं। निजीकरण, ठीक है, अगर सरकार के पास नियोजन करने के लिए नहीं है तो निजीकरण और स्वरोजगार, जिससे समानता स्थापित कर पाएंगे। फिर है प्रतिसंतुलनकारी शक्तियों को बढ़ावा देना। प्रतिसंतुलनकारी शक्तियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो शासन है जो प्रतिसंतुलनकारी शक्तियों को बढ़ावा देता है, नीतियों का निर्माण करता है, ठीक है, और क्रियान्वयन करता है ऐसी नीतियों का जो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती है, सामाजिक हितों को पूरा करती है, तो उस शासन के अधीन किया गया शासन अच्छा शासन माना जाएगा। जो संतुलनकारी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करती है, जो शासन संतुलनकारी शक्तियों को बढ़ावा देता है, यानी कि कंट्रोल और बैलेंस बनाए रखता है सारी चीजों के अंदर, निजीकरण के अंदर, ठीक है, नैतिकता के अंदर, जो राज्य नीतियों का निर्माण करता है समाज की वृद्धि के लिए, समाज के हितों के लिए, तो ऐसा शासन सुशासन माना जाता है कल्याणकारी अवधारणा के तहत। क्लियर है? दैट्स ग्रेट। ओके, फिर बात करते हैं समतावादी अवधारणा की। समतावादी अवधारणा कहती है, यहां पर हमने देखा इसमें जो व्यक्तिवादी अवधारणा थी वहां पे कहा गया पूरा स्वतंत्र कर दो, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। फिर कल्याणकारी अवधारणा में समानता की बात की गई है, समझ रहे हैं ना आप, समानता की बात की गई है। समतावादी अवधारणा क्या कहती है? समतावादी अवधारणा कहती है कि स्वतंत्रता को रोका ना जाए, लेकिन समानता को, समन्वय को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि
जिस कंपनी को जितना उठना है उठे, जाओ करो ऐश, ठीक है, लेकिन आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा ना उसका 20% आप इन्वेस्ट करेंगे कंट्री के अंदर, जो लोग पिछड़ चुके हैं उस क्षेत्र के अंदर। 20% समानता स्थापित करनी है ना। अगर ये व्यक्ति बढ़ता ही जाएगा तो ये व्यक्ति तो पीछे रहेंगे, इनके लिए कौन इन्वेस्ट करेगा। आप तो कह रहे हैं छलनी के सिद्धांत के आधार पर, ये छलनी से तो बहुत आपने बारीकी छेद कर दिए हैं। अब ये बारीकी से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निकल पाएंगे इस क्षेत्र से। हम क्या करेंगे, इस छलनी के छेद को बड़ा कर देंगे, और जब छलनी के छेद को बड़ा कर देंगे और इसके अंदर नियोजन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जिनका विकास हो पाएगा। क्लियर है, समझ आ गया आपको कि स्वतंत्रता को तो ना रोका जाए, कि जो चाहता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें और विकास करना है, उसे तो आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन समानता का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, समानता को समानता के समन्वय बनाया जाए स्वतंत्रता को। ठीक है, राज्य की जो नीतियां होनी चाहिए वो सोशल कैपिटल को बनाने के उद्देश्य से होनी चाहिए। सोशल कैपिटल, परिवार, शिक्षा, चिकित्सा, ठीक है, सार्वजनिक स्थल, इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां होनी चाहिए सरकार की, ये होनी चाहिए जिससे कि समानता बनी रहे। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए, सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक है, सभी को समान अवसर की मिलने चाहिए। आर्टिकल 14 हमारा कहता है जो अभावग्रस्त है, जो असक्षम है, उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हो। अब देखिए, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं, 2 माता पिता है। 3 बेटों में से एक बेटा जो है वो शारीरिक रूप से, ठीक है, असक्षम है। अब माता पिता 2 बच्चों को ज्यादा ध्यान देंगे या एक बच्चे पर उन दोनों ज्यादा बच्चे से ध्यान देंगे। इस एक बच्चे को जो असक्षम है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसको अतिरिक्त सुविधाएं देकर सक्षम बनाने की कोशिश की जाएगी। यही समाज का हाल है। अगर समाज के अंदर कोई पिछड़ गया है, अगर कोई पीछा रह गया है, मुख्य धारा से अलग हो गया है, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए अगर हमें अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो क्या बुराई है हम उसे मुख्य धारा में ना लाएं। अगर हम उसे अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दे रहे और वो पिछड़ रहे, भूख के मारे मर रहे हैं उसके बच्चे, तो ये क्या सही बात है? ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत है तो उसे अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। जाति के आधार पर नहीं, हम कह रहे हैं जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जरूरत है उसे इतना सक्षम बना देना चाहिए किसानों को कि वो ऋण ना ले। ठीक है, ऋण ना लेने तक की नौबत हमें ऋण माफ करने की नौबत हमारे पास ना आए। ठीक है, ऋण माफ करने की नौबत हमारे पास ना आए। किसानों को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो ऋण ही ना ले, तो माफ करने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर आ रही है तो हमें अतिरिक्त सुविधाएं उनको देनी चाहिए। समझ गए आप? शुद्ध प्रक्रियाएं जो सभी के लिए समान होंगी। ओके, इस प्रकार की प्रक्रिया लेकर आइए कि वो समाज के पूंजीवाद जो ऊपर बैठे हैं उसके लिए भी वही बराबर हो, और जो झुग्गी झोपड़ियों में वहां पर बैठे हैं लोग, उनके लिए भी वो योजनाएं उतना ही काम करे जितना कि एक पैसे वाले व्यक्ति के लिए की जा रही है। तो समझ आ गया होगा समतावादी अवधारणा ये कहना चाहती है। अब बात करते हैं गांधीवादी अवधारणा। ठीक है, इसके अंदर कोई टॉपिक लिखाने वाला नहीं है, ये एक अवधारणा है जिसे आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास पेंसिल या नोटबुक आप लेके बैठे होंगे तो दी बेस्ट है, आप समझ पाएंगे इसे बेहतर तरीके से। देखिए, गांधीवादी अवधारणा जो है वो कहती है जो समाज होना चाहिए वो आदर्श होना चाहिए, आदर्श अहिंसक समाज होना चाहिए। ठीक है, हमें राज्य की कोई जरूरत नहीं है, हमें राज्य की कोई जरूरत नहीं है। ये समाज क्या कहता है, ये अलग अलग तरीके के कुछ बातें करता है। एक मिनट देखिए, आदर्श हिंसक की बात हम कर रहे हैं, आदर्श अहिंसक समाज। ठीक है, ये 3 तरीके की बात करता है। स्वावलंबन की बात करता है। ठीक है, समूह दक्षता की बात करता है, और ये बात करता है राज्य ना होने की। ठीक है,
राज्य ना हो। राज्य कैसा हो? राम राज्य हो। अगर राज्य है ना तो राम राज्य होना चाहिए। आदर्श अहिंसक समाज ये कहता है। देखिए जो राज्य है, गांधीवादी अवधारणा कहती है जो राज्य है ना वो भय और डर पर आधारित किया होता है। भय और डर पर। पुलिस है, कानून है, किस लिए है? लोगों में डर पैदा करने के लिए। लेकिन इसके बिना क्या आपको लगता है कि समाज स्थापित हो पाएगा अच्छे तरीके से? लोग जुर्म करना छोड़ देंगे? ठीक है। राज्य के अंदर क्या होता है? बाध्यकारिता होती है। बाध्यकारिता नहीं होनी चाहिए, गांधीवादी अवधारणा कहती है। यहां पर सृजनशीलता खत्म हो जाती है। व्यक्ति के पास में खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती है राज्य के अधीन, क्योंकि ये पूरा डर पर आधारित राज्य होता है। तो अगर हम वास्तव में देखें तो राम राज्य स्थापित करना मेरे हिसाब से आज के टाइम में इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इसको पूर्ण करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। व्यवहारिक जो समाज है, आदर्श हिंसक समाज जो है वो एक तरीके की अवधारणा है। ठीक है। इसको वास्तव में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1946 में खुद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो राज्य है, दुनिया में जितने भी राज्य हैं वो अपूर्ण राज्य है। दुनिया में जितने भी राज्य हैं वो अपूर्ण राज्य है, पूरे नहीं अपने आप में। वो पूरे उस दिन होंगे जब वो राम राज्य पर आधारित होंगे। राम राज्य पर आधारित, राम राज्य पर आधारित कैसे? जो राज्य बिना एक शासक के चल सकता है वही राज्य एक राम राज्य है, आदर्श अहिंसक राज्य है। जिस राज्य के अंदर शासक नहीं है, लोग खुद पर शासन करते हैं। उनको पता है कि ये काम गलत है, मुझे नहीं करना है। उनको खुद को पता है कि मुझे किस तरीके से शासन करना है, किस तरीके का व्यवहार करना है। वो है राम राज्य, आदर्श अहिंसक राज्य। लेकिन वास्तव में जब हम अपूर्ण राज्य की बात करते हैं और जब खुद शासक करते हैं, खुद पर शासन करते हैं, खुद गवर्नमेंट के साथ में चलते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तब राम राज्य की स्थापना हो सकती है। ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। गांधीवादी अवधारणा के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आदर्श अहिंसक समाज की बात की गई है, जिसे आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि राज्य भय पर और हिंसा पर आधारित होता है, बाध्यकारिता होती है, सृजनशीलता का भय होता है, अभाव होता है, खत्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन ये समाज स्थापित करना आज के टाइम में संभव नहीं है। ठीक है। व्यवहारिक समाज की अगर हम बात करें तो आज का जो समाज है वो अपूर्ण राज्य है। ठीक है। पूर्ण राज्य बनाने के लिए व्यक्ति को खुद पर शासन करना पड़ेगा। ठीक है। खुद को शासित करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति खुद पर कंट्रोल कर लेता है और खुद को संभाल लेता है किस तरीके से उसने एक्टिविटी करनी है राज्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे किसी को परेशानी ना हो, समाज में वृद्धि हो, लोगों के हितों का कोई भी, ठीक है ना, लोगों के हितों को खतरा ना हो, तो इस प्रकार का समाज जो होगा वो होगा गांधीवादी समाज। और इसी समाज की बात हम कर रहे हैं, आदर्श अहिंसक समाज, जो कि होगा सुशासन जैसा। ठीक है। तो सभी के अलग अलग अवधारणाएं हैं, हम बात कर रहे हैं अवधारणाओं की। फिर बात करते हैं हम विश्व बैंक की अवधारणा की, कि विश्व बैंक ने सुशासन के लिए क्या कहा है, कि किस प्रकार का शासन सुशासन होता है। हमने अभी तक बहुत सारी बातें देख ली, समानता की बात देख ली, जहां पर हमने देख लिया कि राज्य ही नहीं होना चाहिए, जहां पर राज्य होगा तो वहां पर सुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता की बात हमने कर ली, समानता की बात हमने कर ली। ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक की अवधारणा की। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी 1952 के अंदर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पर, ठीक है, जिसके अंदर सुशासन की अवधारणा को बताते हुए उन्होंने कहा कि सुशासन कैसा होना चाहिए, कि जो शासन है वो सामर्थ्य निर्माण करता है। ठीक है। शासन सामर्थ्य निर्माण और सत्ता का प्रयोग करने का वो तरीका है, ठीक है, सत्ता के प्रयोग करने का वो तरीका है जिसका संचालन, सत्ता के प्रयोग का संचालन किस लिए किया जाए, सामाजिक आर्थिक संसाधनों का वितरण करने, ठीक है, सामाजिक आर्थिक संसाधनों का क्या करने के लिए, वितरण करने के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है। हर प्रकार की नीतियों और योजनाओं का
कुशल संचालन होना चाहिए। कुशल संचालन यानी कि सभी के हित में संचालन होना चाहिए। जब ऐसा शासन आता है तो उस शासन को कहा जाता है सुशासन। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया आपको कि विश्व बैंक ने कहा कि शासन सामर्थ्य का निर्माण होता है, शासन सामर्थ्य का निर्माण करता है, सत्ता का प्रयोग करने का वो तरीका होता है, ठीक है, जिसके अंदर सामाजिक आर्थिक संसाधनों का वितरण किया जाए और वितरण ऐसे किया जाए कि वो जो भी नीतियां लाई जा रही है, जो भी योजनाएं लाई जा रही है, उसका संचालन कुशल तरीके से किया जाए। ये कहा है विश्व बैंक ने। अगर हमें इन सब चीजों को देखना है कि क्या ये वास्तव में संचालन है, चलो नीतियां ला दी, क्या वो नीतियां लोकतांत्रिक, ठीक है, तरीके से लाई गई है, क्या वो राजतांत्रिक तरीके से लाई गई हैं, कुलीन तांत्रिक तरीके से लाई गई हैं, उसको मापने के लिए इन्होंने, ठीक है ना, बेस दे दिए कि किस तरीके से आप माप सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतियों का निर्माण करने के संसाधन का अध्ययन कीजिए कि नीतियों का निर्माण किसके तहत किया गया है। क्या ये नीतियों का जो निर्माण है वो लोकतांत्रिक सरकार द्वारा किया गया है या फिर राजतांत्रिक सरकार द्वारा किया गया है या फिर कुलीन तांत्रिक सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, अब ये बात मत आप मान लेना कि सोच लेना कि लोकतंत्र केवल वहां पर हो सकता है जहां पर चुनाव होते हैं, और ये मत सोच लेना कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर लोकतंत्र ही होगा। अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम राजा रणजीत सिंह की बात करते हैं। ठीक है, ये पंजाब के राजा थे, राजा रणजीत सिंह। इनके शासन को कहा जाता है लोकतांत्रिक शासन। इनके शासन को कहा जाता है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको अपनी प्रजा के हर दुखों का पता होता था। इन्होंने अपनी प्रजा के हितों में इतने काम किए जिसे गिनाना बहुत मुश्किल है, लेक्चर 3 से 4 घंटे तक का हो सकता है। राजा रणजीत सिंह की बात हम करें तो उनका शासन सुशासन था। ठीक है, समझ आ गई आपको? यानी कि एक राजतंत्र के अधीन भी लोकतंत्र हो सकता है, और लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र कैसे हो सकता है? ठीक है, उसके अंदर कैसे हो सकता है? अगर हम हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्होंने अपने शासन के अंदर क्या किया? बहुमत के आधार पर अपनी मनमर्जी तो की, वहां पर कौन सा लोकतांत्रिक नीतियों का निर्माण किया गया? नहीं किया गया ना। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि नीतियों के संसाधनों की बात का हमें देखना पड़ेगा कि नीतियों का निर्माण किन साधनों के संसाधनों के तहत किया गया है। क्या वो लोकतांत्रिक है, कुलीन तांत्रिक है, सैन्य शासक है या राजतांत्रिक है? ठीक है, नीतियों का निर्माण करने की संसाधन देखने हमें सरकार नहीं देखनी है कि लोकतांत्रिक है, कुलीन तांत्रिक है। क्या वो लोकतांत्रिक है? क्या ये विधि के अनुकूल है? क्या ये भागीदारी को दिखाती है? क्या ये पारदर्शिता को दिखाती है? उत्तरदायित्व का कितना यहाँ पर समावेश किया गया है? कितनी यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है? ठीक है, जब जनता ने विरोध किया तो कितना सरकार ने उसको रिस्पॉन्स दिया? जनता ने तारीफ की नीतियों की, कितना सरकार ने रिस्पॉन्स किया? जनता कुछ मांग कर रही है, कितना सरकार ने रिस्पॉन्स किया? इन सब बातों को देखना पड़ेगा। नीति का क्रियान्वयन किसके तहत किया गया है? ठीक है, नीतियों निर्णय निर्माण और क्रियान्वयन किसके तहत किया गया है? इन सब चीजों को जब हम पढ़ लेते हैं तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार की योजना है, किस प्रकार का शासन है। जब हमें इन मानदंडों पर आधारित अपने पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसी के आधार पर हम सुशासन की व्याख्या कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।